बात एग्जिट पोल आपको बताएगा। क्या पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, गोवा में किसकी सरकार बनेगी, मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, ये सबसे जमीनी एग्जिट पोल है जो पूरी की पूरी इंडिया न्यूज जन की बात टीम ने मिलकर किया है और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ा नंबर नहीं, वीआईपी सीट के साथ हर सीट अभी तक के टीवी इतिहास में सबसे इन डेप्थ कवरेज, जिसमें सबसे बड़े एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ आप इस वक्त देखेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी स्क्रीन को देखें, इस वक्त 00000 सब नंबर्स हैं। जैसे ही हम नंबर्स को रिलीज करने वाले हैं, उसके बाद ये फिल होना शुरू होगा। ये पूरी की पूरी कवरेज दोस्तों अभी तक के टीवी इतिहास में सबसे बड़ी एग्जिट पोल की कवरेज है, जिसमें सीट शेयर वोट शेयर ही नहीं, वीआईपी सीट्स ही नहीं, हर सीट का डेटा हम बताने वाले हैं। पंजाब में इस बार गौर करने की बात यह है कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या कांग्रेस वापस आएगी या हंग होगा। उत्तर प्रदेश में योगी अखिलेश में से कौन आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में क्या एनडीए बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। गोवा में कोई बाजी मार पाएगा, क्या हंग हाउस होगा। और उत्तराखंड में क्या कांटे की टक्कर है, अब कांग्रेस भाजपा को हराने वाली है। तो ये इलेक्शन सिर्फ 22 के नहीं है, 22 के साथ 24 के नतीजे भी इस इलेक्शंस के अंदर निर्धारित होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि कहते ये हैं कि 24 में जो सरकार बनाना चाहता है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। इसीलिए ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव का समर्थन करती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी वीक कैंडिडेट्स उतारने की कोशिश करती है और इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत हाई स्टेक्स है। और इसीलिए दोस्तों मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी लाइव जुड़ रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पे अगर किसी की नजर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बारीकी कोई एनालिसिस कर सकता है तो अरविंद चतुर्वेदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। देश का हर जर्नलिस्ट इनसे उत्तर प्रदेश में सीखता है। अरविंद चतुर्वेदी जी अभी भी लग रहा है फील्ड पे मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सातों चरण में वोटिंग इस बार कंपैरेटिवली कम हुई है, क्या कांटे की टक्कर लग रही है या आपको लग रहा है जिस हिसाब से अरविंद जी जो ऑफिसेस के रंग बदले जा रहे हैं अयोध्या के अंदर, वो हवा का निर्देशन दिखा रहा है। अरविंद चतुर्वेदी जी। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि कांटे की टक्कर है। अगर हम सातों चरण की बात करें, चाहे हम पश्चिम की बात करें, चाहे हम मध्य की बात करें, उत्तर की बात करें और बुंदेलखंड की बात करें, और अब जो है जिसको कहते हैं पूर्वांचल की बात करें, तो सब जगह आपको टक्कर मिल रही है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से, जिस ट्रेंड से वोटिंग हुई है, अलग अलग रीजन में आप देखिए कि कहीं वोट परसेंटेज जो है ज्यादातर जगहों पे कम रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ जगहों पे वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करी आपने। अरविंद जी, एक और बात पूछना चाहता हूं। अरविंद जी रोक रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आज जनता आपसे बहुत सवाल पूछेगी, क्योंकि मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा कोई एग्जिट पोल नहीं, शायद अरविंद चतुर्वेदी बता देगा। तो अरविंद चतुर्वेदी जी, हमारी टीम तो सीट शेयर वोट शेयर सब दिखाएगी, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अरविंद जी कि क्या पूर्वांचल में कहा गया था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी, क्या उस तरीके से दिख रहा है आपको अभी जितना आप घूमे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि लड़ाई है पूर्वांचल के अंदर और कौन से मुद्दे आपके हिसाब से हावी हो रहे हैं? प्रदीप जी, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, पूर्वांचल में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो गठबंधन की लड़ाई है। यहां पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ और बीजेपी के साथ। आप देखिए जो जीतेगा, ये पूर्वांचल का जो चुनाव है वो गठबंधन की ताकत को तय करने का काम करेगा और आगे जो बड़ी पार्टियां बड़ी हिस्सेदारी मांगती हैं वो ये तय करेगा कि ये हिस्सेदारी मांगने के लायक है या नहीं है। आपको मैं पहले समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बारे में बताता हूं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, उन्होंने संजय चौहान के साथ गठबंधन किया, उन्होंने कृष्णा पटेल के साथ गठबंधन किया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके साथ अपना दल और निषाद पार्टी थी। अब हम लोग अगर एक एक जिले वाइज भी अगर बात कर लें, जैसे हम मऊ की बात करें, मऊ में बहुत जबरदस्त लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच में। गाजीपुर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के बीच में बड़ी लड़ाई है। मिर्जापुर की बात करें,
वहां पर भी समाजवादी पार्टी, भाजपा और उनके गठबंधन के बीच में बड़ी लड़ाई है। बनारस में भी वही स्थिति है, यहाँ माँ बेटी आमने सामने लड़ रही हैं। आप सवाल मऊ ये की है बात कि कर रहे हैं अरविंद जी, मैं जो आपको वोटर अरविंद जी है, अरविंद जी वो किस अरविंद जी बातों- अरविंद जी इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है वर्चुअली दो पार्टीज के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। मऊ की बात कर रहे हैं, जनता जानना चाहेगी 6 बजे के बाद में। आप अभी मुझसे मेरे साथ बने रहे कि मऊ सदर पे मुख्तार के बेटे जीत पाएंगे कि नहीं। पर आपके साथ में मैं अपने दो और पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। दोस्तों, आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता जी का 3 दशक से ज्यादा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। इन्हें इतने प्रधानमंत्री जाते हुए देखे, आते हुए देखे। और मेरे साथ में अरविंद चतुर्वेदी जी, अरविंद मोहन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। और अरविंद मोहन जी का भी 3 दशक का एक्सपीरियंस है। तो ट्रिपल ए पावर है मेरे पास दोस्तों। ये ट्रिपल ए पावर आज मेरे को जो है सबसे अच्छा एनालिसिस करने के लिए देगी। आलोक मेहता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अरविंद चतुर्वेदी जी ने कह दिया कि जिले वाइज लड़ाई है। आलोक मेहता जी, इस बार महिला वोट बहुत निर्धारित है, इस बार बहुत निर्णायक है, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं, भाजपा ऐसा कह रही है। क्या वो कास्ट ब्रैकेट को सुपरसीड कर पाएंगे? आलोक मेहता जी। देखिए, निश्चित रूप से ये एक भावनाओं का भी इस बार का इलेक्शन है। ऐसा इलेक्शन शायद पहले कभी नहीं देखा गया उत्तर प्रदेश में, खास करके जब काशी विश्वनाथ से लेकर के लोगों की रोजी रोटी कोरोना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अखिलेश यादव हो, कानून व्यवस्था का मामला हो या अनाज का मामला हो, ऐसा क्रूशल इलेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया। और इसलिए बिल्कुल अरविंद चतुर्वेदी ठीक कह रहे हैं। वो ज़मीन पर बाकायदा हर क्षेत्र में घूम करके आए हैं, पूरी टीम इंडिया न्यूज़ की गई है। इसलिए मेरा विश्वास है, और आपके जो पूरा सर्वे कर रहे हैं अभी, जिस समय एग्जिट पोल आने वाला है, ये इस बात को प्रमाणित करेगा कि हम लोग ज़मीन की बात करते हैं और उसके बाद महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगारी की कैसे ऐसे मुद्दे रहे जिसका परिणाम, जो पूर्वानुमान हम लोग कह सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आलोक मेहता जी। अरविंद चतुर्वेदी जी, इतने आप देख सकते हैं उनको इसी वक्त कोई मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पे, और अरविंद चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश कर रहा है, अरविंद जी कौन सी सीट का समीकरण बता दे। ये 24 जोड़ा बनारस का मूड। अरविंद मोहन जी, आ रहा हूं। आप इस वक्त क्या बनारस में, अरविंद चतुर्वेदी जी, क्या पिंडरा की सीट पर कांटे की लड़ाई है? क्या बीजेपी सबकी सब सीट स्वीप कर रही है? पीछे क्या चल रहा है आपके? कौन आपसे मैसेज पे सीट का समीकरण जानना चाह रहा है अरविंद चतुर्वेदी जी? मैं प्रदीप जी आपको बता दूं कि पिंडरा में कांटे की लड़ाई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अवधेश सिंह और अजय राय, ये दोनों लोग कायदे से लड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहां पर रिपीट किया है। अगर वो कोई करिश्मा नहीं करता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अजय राय पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, वहां से मंत्री हुआ करते थे, लेकिन ऐसा दिल खट्टा हुआ कि वो कांग्रेस में चले गए और अब कांग्रेसी बनके कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो अजय राय दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो है वही जीतेंगे, क्योंकि पिंडरा से उनका बहुत पुराना नाता है। पिंडरा बहुत चर्चित सीट रही है प्रदीप जी, और मैं आपको बता दूं कि यहां से उदल जो है 9 बार के विधायक रहे हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि बनारस में हम लोग एक एक सीट की एनालिसिस करेंगे। दक्षिणी की भी अगर मैं बात करूं, जो कि ये कहा जाता है जहां पे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उस सीट की भी अच्छी खासी लड़ाई है। तो मेरा ये कहना है कि हम एक एक सीट पे आपको सभी कॉर्नर से बताएंगे कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है अरविंद और वो चतुर्वेदी किस जी, तरफ जा रहा जब तक आप हैं तो आपसे बेहतर पब्लिक का मूड कोई नहीं बता सकता। आप मेरे साथ बने रहे, मेरे अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं मेरे साथ में, बाकी मैं भी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। अरविंद चतुर्वेदी जी, मुझे एक बात बताइए, पहली बार उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगभग 2 पार्टीज के बीच के अंदर मेजॉरिटी लड़ाई है। जनरली पहले ट्राइपोलर लड़ाई हम देखते थे, पर इस बार जमीन पे मैंने भी देखा है कि ट्राइपोलर लड़ाई इतनी नहीं है जितनी पिछली बार हुआ करती थी 2017 में भी। तो क्या इस बार दोनों पार्टीज इसीलिए चिंतित है क्योंकि आमने सामने दोनों पूरी तरीके से नहीं गई? अरविंद चतुर्वेदी जी, देखिए, मैं ये बता दूं आपको, फर्स्ट फेज से अगर हम शुरू करें, पहले फेज में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारे अलग थे, उनके भाषणों में बातें अलग थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनकी बातें अलग होने लगी। उसके बाद फिर ये परिवारवाद पे आ गए, फिर माफियावाद पे आ गए, और इस तरह से इनकी बातें समय के साथ बदलती रही। और इस बार सीधी सीधी लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई हुई। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट तो बांटे हैं,
समीकरण के हिसाब से बांटे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे टिकट बदल दिए हैं जिसका परिणाम इस बार देखने को होगा। बहुत बहुजन इंपॉर्टेंट समाज बात पार्टी कह रहे हैं आपको याद होगा अरविंद चतुर्वेदी जी, पिछली माफी बार, चाह रहा हूं मैं आपको मुझे रोक याद रहा हूं है अरविंद कि चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी- अरविंद चतुर्वेदी जी माफी चाह रहा हूं मैं आपको रोक रहा हूं। मैं और आगे जाना चाहता हूं और आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ विकास सरस्वत जी जुड़ रहे हैं। ये वरिष्ठ लेखक है, ये दैनिक जागरण के अंदर संपादकीय लिखते हैं और ये काफी बड़े स्तंभकार भी हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अरविंद मोहन जी जुड़ रहे हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आलोक मेहता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 30 साल से ज्यादा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। अमिताभ तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। और राहुल लाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं विकास सरस्वत जी आपके पास जाना चाहता हूं, फिर मैं अरविंद मोहन जी आपके पास आ रहा हूं। विकास सरस्वत जी, अरविंद चतुर्वेदी जी बात कर रहे थे पूर्वांचल की। पूर्वांचल में हमने देखा है कि ये आवारा पशु का बड़ा मुद्दा देखने को मिला है और ये ग्राउंड पे भी देखने को मिला है कि क्या बेरोजगारी युवाओं के अंदर एक बड़ा मुद्दा है, इसके कारण बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। तो अगर बेरोजगारी की दिक्कत है, आवारा पशु की दिक्कत है, उसके साथ जैसे अरविंद चतुर्वेदी जी बोल रहे थे कि ओपी राजभर की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने अलायंस किया, महानंदन के साथ अलायंस किया, तो बीजेपी की हालत पतली होती भी नहीं दिख रही आपको। विकास सरस्वत जी। प्रदीप, मुझे लगता है कि आवारा पशु उस प्रकार का मुद्दा नहीं है जो कि चुनाव को अफेक्ट कर पाए, एक सरकार बदल दे, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और कुछ मुद्दे जो है वो हर चुनाव के मुद्दे होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, एक भ्रष्टाचार भी मुद्दा होता है अमूमन हर चुनाव में, पर वो हम देख रहे हैं इस बार भ्रष्टाचार कहीं पर भी मुद्दा नहीं है कम से कम। और एक कोविड काल गया है तो उसके अंदर रोजगार न होना ये एक स्वाभाविक है कि इस पर भी वोटर की चिंता है। और जैसा अरविंद जी ये भी बता रहे थे कि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग चुनाव है जो मुझे लगता है शायद 93 के बाद अब उत्तर प्रदेश वापस उस स्थिति में पहुंच रहा है, पहली बार जब बाइपोलर एक तरीके का कॉन्टेस्ट हो रहा है। ये काफी बड़ी बात करी आपने अरविंद मोहन जी, मैं आपको लाना चाहता हूं कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट की तरफ। साथ में अगर मैं जिक्र करूं अरविंद मोहन जी, अगर मैं वोट शेयर को फेज 1 से लेके फेज 6 को मैं स्टडी करूंगा तो 2012 और 17 के अंदर एक इंक्रीमेंट देखने को मिला था हर फेज के अंदर अरविंद मोहन जी, पर 2017 से 22 के अंदर मुझे डेक्रीमेंट देखने को मिला है हर फेज के अंदर, बाय आइदर 1%, पॉइंट फ्यू परसेंटेज। जो कहते जनरली ये है कि अगर डेक्रीमेंट ऑफ वोट होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी को नहीं झलकाता है। अरविंद मोहन जी आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों चीजें होती हैं, वोट कम होने में और ज्यादा होने में। आजकल प्रो इनकम्बेंसी भी वोट ज्यादा होने लगा है, एंटी इनकम्बेंसी में माना जाता था कि वोट ज्यादा होता है। तो वोटिंग कम होने का कोई बहुत मतलब उस तरह से अभी निकालना जल्दबाजी होगी। एक फर्क दिखाई दे रहा है कि शहरों में वोटिंग ज़्यादा कम हुई है, गांवों में वोटिंग ठीक ठाक हुई है। शहरी वोटरों में हम बीजेपी का हिस्सा मानते हैं। बाइपोलर होने से भी चुनाव हम ये मानते हैं कि बीजेपी को परेशानी हुई है, जितनी आसानी से पिछली बार जीती थी उतनी नहीं होगी। लेकिन वोटिंग का एक ट्रेंड जिस पे आपने शुरू में चर्चा की, महिलाओं की वोटिंग। महिलाओं की वोटिंग के लिए हम सब लोग जो चुनाव पढ़ते हैं वो मानते थे कि काफ़ी ज़माने तक बीजेपी को महिलाओं का वोट 1-2% कम मिलता था, क्योंकि उसको दंगे से जुड़ी पार्टी माना जाता था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये परसेप्शन बदला है और जितनी वोटिंग होती है उसमें औरतों की वोटिंग बीजेपी की तरफ 1-2% ज़्यादा होती है। ये इसी पॉइंट पे अरविंद मोहन जी, मैं आपको इस पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं एक और डेटा कोट करना चाहता हूं। राहुल लाल, इस पे आप आए। अगर मैं देखूं क्वांटिटी ऑफ विमेन वोटर, आलोक मेहता जी मैं आपके पास आने वाला हूं, पर पहले राहुल लाल को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र जी। अमिताभ तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, बहुत एक्सक्लूसिव पैनल इस वक्त। मैं एक और डेटा पॉइंट थ्रो करना चाहता हूं राहुल लाल जी। क्वांटिटी ऑफ विमेन वोटर जो 2022 में है वो 2017 से कम है। मतलब अगर 2017 में 10 महिलाएं निकली हैं तो 2022 में 10 से कम महिलाएं निकली है। तो क्या ये बीजेपी का जो महिला वोट का जितना फोकस है उसको टेपर डाउन नहीं कर देगा राहुल लाल जी? क्या हम विमेन वोटर को ज्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं इस इलेक्शंस के अंदर, जितने भी सब एनालिसिस हो रहे हैं? राहुल लाल देखिए प्रदीप जी, अगर महिलाएं काफ़ी जम के, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुमान है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का वोट मिल रहा है, तो थोड़े वो गलतफहमी के शिकार हैं, तो ये संख्या भी बढ़ती है। दूसरी चीज़ कि देखिए, माना यह जा रहा है बीजेपी के तरफ से वो जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई तमाम राशन कार्ड मिल रहा है या तमाम दूसरे तरह की जो चीज़ें मिल रही हैं उससे महिलाएँ लाभार्थी समूह की बड़ी हिस्सा हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महिलाएं किचन चलाती हैं। जिस तरह से गैस के दाम काफ़ी ज़्यादा अप्रत्याशित तरीके से बढ़े, देखिए उज्ज्वला योजना बड़ी सफल हुई थी, तो सफल उज्ज्वला योजना का लाभ 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में मिला, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो जो खाली सिलेंडर जो प्रदर्शनी बने हुए हैं घर में और लोगों के मुंह को चिढ़ा रहे हैं, वो उससे कहीं ना कहीं महिलाएं जो है कि वो बड़ी परेशान भी हुई हैं।
आप तमाम मार्केट में जो महंगाई का स्तर है, चाहे वो खुदरा महंगाई दर हो या थोक महंगाई दर हो, थोक महंगाई दर सोचिए कितने लंबे समय से डबल डिजिट में बना हुआ है, 13 से 14%। तो आपको राहुल लाल जी लग रहा है कि महंगाई जो है वो महिला को बीजेपी से ड्रिफ्ट करेगी? मैं अमिताभ तिवारी के पास आने के पहले, आलोक मेहता और अरविंद चतुर्वेदी के पास आने के पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, इस इलेक्शंस में जो 5 स्टेट के मैं देखूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफी कुछ एट स्टेक है, क्योंकि अगर मैं पंजाब की बात करूं सुरेंद्र राजपूत जी, तो वहां पे अब आम आदमी पार्टी और आपके बीच में लार्जली फाइट देखने को मिल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी को आपके क्या समीकरण है, क्योंकि कांग्रेस गोवा में बात करें बीजेपी के मेन कॉम्पिटिटर है, तो नेशनली पॉलिटिक्स में बीजेपी को 24 के पहले कौन चैलेंज करेगा? इसके लिए 2022 के नतीजे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सारे नतीजों का हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आ रहे हैं, वहां प्रो इनकम्बेंसी है। जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो इकलौते दलित चीफ मिनिस्टर हैं और पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोटर है, और किसानों के लिए जो हमने काम किए हैं, इन सारी चीजों को लेकर के हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब में हम क्लियर कट आगे बढ़ रहे हैं। उत्तरांचल में इन्होंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जो काम किया था, 3 मुख्यमंत्री दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरीके से वहां के शासन और प्रशासन पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पकड़ नहीं था, तो उसको लेकर के हमें हरीश रावत जी के नेतृत्व में सशक्त चुनाव लड़ा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड में भी हम लोग आएंगे। और गोवा में तो हम 5 साल पहले ही आ चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जनादेश का अपहरण किया था, वो आपके सामने है। जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था, इस बार गोवा की जनता भी करारा जवाब दे रही है। बाकी रही बात आपका, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो मैं अभी अरविंद मोहन जी को भी सुन रहा था, बाकी सारे विद्वान पैनलिस्ट को भी सुन रहा था, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अभी आप युवा शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, साढ़ की बात है अपनी जगह पर, किसान ने अपना जवाब दिया है, किसान आंदोलन ने भी अपना जवाब दिया है, लेकिन आप महिलाओं को लाभार्थी समूह की बात तो कर दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बात जरूर याद रखिए जो इलाहाबाद में डंडे से पीटे हैं। 5 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है, चाहे सेना की हो चाहे पुलिस की हो, और जिस सुरेंद्र राजपूत जी, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, आपने काफी इंपॉर्टेंट कहा, तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है और आपको लग रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करेगा, और आप जो पर्सनली बैंक कर रहे हो पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और गोवा के अंदर, आपको उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली 10 तारीख को हमें पता चलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं एक और ग्राफिक अपनी टीम को अपने पूरे पैनलिस्ट को दिखाना चाहता हूं, फिर अमिताभ तिवारी के पास आ रहा हूं, आलोक मेहता और अरविंद चतुर्वेदी जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अनयूजुअल भी है, और इसके पास प्रेसिडेंट कम है। एक ग्राफिक दिखाना चाहता हूं मैं कि इस वक्त मुद्दे क्या रहे इलेक्शंस के अंदर। अगर बात की जाए, तो अगर जनता से अगर बात की जाए कि अगर आप फुल फ्रेम देखें कि मुद्दे क्या रहे दोस्तों, क्या मुद्दा बेरोजगारी रहा है, क्या मुद्दा महंगाई रहा है, क्या, ये देखिए आप। तो अगर आप देखें कि मुद्दे देखिए, जातिवाद है, क्या बंदर मस्जिद है, क्या विकास है, महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा। तो अगर आप लार्जली देखेंगे तो पूरा इलेक्शन का नैरेटिव जो है इन्हीं फ्यू ब्लॉक्स के अंदर मूव करा है। तो ये भले महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, या विकास की बात हो गई। मैं अमिताभ तिवारी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है मुझे पंजाब के अंदर, पर एक चीज देखी जाएगी, क्या अमिताभ तिवारी जी, सिद्धू जी और चन्नी जी के बीच में जो अजीत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत मंडोला जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी आ रहा हूं मैं, पर मैं पहले अमिताभ तिवारी जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लग रहा है पंजाब के अंदर चन्नी जी को सीएम पद घोषित करने के बाद जो पूरा 30% से ज्यादा दलित वोट है वो कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट होगा? अमिताभ तिवारी जी। जी, वहाँ पे एक बदलाव का सेंटिमेंट तो है आम आदमी पार्टी के फेवर में, लेकिन हमें ये देखना है कि कांग्रेस के पास जब उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को अनाउंस किया और जो एक दलित कार्ड प्ले किया है, क्योंकि वहाँ आबादी लगभग 33% है, और पिछली बार ही जब अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे तो कांग्रेस को 40% से ऊपर वोट शेयर मिला था दलितों का। तो ज़रूर पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है कि चन्नी जी को अनाउंस करने से ये 60-65%
जैसा बसपा को दलितों का सपोर्ट उत्तर प्रदेश में मिलता है, अगर वैसा सपोर्ट मिल जाता है तो ये गेम चेंजर हो सकता है इलेक्शन में। अब ये कितना कारगर है कितना नहीं, ये हमको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। आप दलित वोट की बात कर रहे हैं अमिताभ तिवारी जी, वेदर इट इज एबल टू कंसोलिडेट, पर अकाली ने भी बीएसपी के साथ अलायंस किया है, तो देखना होगा कि क्या उससे कुछ दलित वोट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अजीत मंडोला जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं वापस से डिबेट को यूपी पे लाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आलोक मेहता जी और अरविंद चतुर्वेदी जी और फिर विकास सरस्वत जी और अरविंद मोहन जी के पास आ रहा हूं मैं। देखिए, यूपी की मैं अगर बात करूं तो इस बार मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अजीत मंडोला जी, ये क्या यूपी का जो वर्डिक्ट है वो कौन से आलोक मेहता जी, कौन से चरण से, या आपको लगता है कौन सी एरिया से, भले वो पूर्वांचल हो गया या पश्चिम हो गया, कहां से इलेक्शन निर्धारित हो रहा है आपके हिसाब से आलोक मेहता जी? आपकी अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, आपको लग रहा है स्विंग एरिया कौन सा है? बुंदेलखंड है, अवध है, पूर्वांचल है या पश्चिम है? आलोक मेहता जी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय का जो आक्रोश भी रहा किसानों के मुद्दे पर, इसलिए वहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस समय, लेकिन वो जो था कि पूरा इकट्ठा होकर के ही मिल जाएगा चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को, बने ये एक अपने आप में प्रश्न है जो अभी परिणाम पर पता चलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की है उनके साथ मिलकर जयंत चौधरी से, और इसलिए, लेकिन इसीलिए दोनों चारों क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं, और मुझे लगता है सबसे अधिक जो नाजुक शुरू का क्षेत्र था या फिर अंतिम है, ये जो दोनों क्षेत्र आए बाद में पूर्वांचल के, ये दोनों निर्णायक फैसला करने वाले हैं। क्योंकि उनका डिपेंडेंस इस बात पर थी, जबकि आजमगढ़ भी अखिलेश यादव और उनके लिए माना जाता है कि साहब वो तो उनका बड़ा गढ़ रहा है, और लेकिन वो अब्बास साहब जिस तरह से कहते हैं, क्या उसका असर होगा कानून व्यवस्था का मुद्दा? इसलिए जो एरिया का आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अंतिम क्षणों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, यदि वो रंग लाती है, वरना बीजेपी को कठिनाई समझ में आ रही थी। कठिनाई समझ में आ रही है। पीएम मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसी पे मैं अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं आपको एक ग्राफिक दिखाना चाहता हूं मेरे सभी पैनलिस्ट को। 2012, 17 और ये 22 के अभी तक 6 चरणों के फेजेस के अगर वोटिंग टर्नआउट को अगर आप देखेंगे, ये ध्यान से देखें सब लोग, और मैं यही कहना था कि अगर फेज वाइज में बात कर रहा हूं, अगर आप 12, 17 और 22 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 और 17 में जो भी फेजेस हैं, हर फेज में वोट परसेंटेज बढ़ा है, पर 17 और 22 के अंदर वोट परसेंटेज किसी भी फेज का आप देखेंगे वो या तो कांस्टेंट रहा है या डिप हुआ है। अभी भी 7 फेज के अंदर 46% तक वोटिंग हुई है 3 PM तक, तो ये भी बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या ये 12 और 17 में जो ट्रेंड है, मुझे 17 और 22 में उसके उल्टा ट्रेंड दिख रहा है। तो अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये उल्टा ट्रेंड दिखा रहा है कि एक प्रो इनकम्बेंसी है? अरविंद चतुर्वेदी जी। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताता हूं कि जो टर्निंग पॉइंट होगा वो पूर्वांचल होगा। पूर्वांचल इसलिए होगा क्योंकि हर मोर्चे पे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरा। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, आप देखिए अंबेडकर नगर में जो मेरे पास सूचना है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायकों को अखिलेश यादव ने एक साथ ले लिया। उसमें रामाचल राजभर से लेके जितने भी बड़े नेता थे वो उनके पास हैं। तो पिछला अगर आप चुनाव देखेंगे और इस बार का चुनाव देखेंगे तो पता चला 5 और 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो वो 5 जो 4 है वो कहां से भरपाई होगा? महाराजगंज की अगर हम बात करें, गोरखपुर की अगर हम बात करें, कुशीनगर की बात करें, बलिया की बात करें, सवाल यह कि हर जगह बहुत बुरी तरीके से भाजपा फंसी है। और एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्चरिंग को अगर आप समझिए, जिस दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रैली हुई, प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में खुद गए, गाड़ी से गए, वो इसलिए क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को जगाना चाहते थे, उनके अंदर जोश को भरना चाहते थे। और उसके बाद आप देखिए कि शहर दक्षिणी, जो कि नीलकंठ तिवारी यहां से विधायक है, इसके पहले श्यामदेव राय चौधरी यहां से 7 बार विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैदल चल चल के लोगों से मिलना पड़ता है। तो सवाल क्या है? सवाल यहां पर यह है कि चीजें समझ में आ रही हैं। प्रश्न ये उठता है, आज हमसे बड़े बड़े लोग अब ये जानना चाहते हैं कि नंबर कितना होगा, कितने नंबर तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। तो बड़ा संशय है,
आप प्रदीप जी, मैं अरविंद आपको बता चतुर्वेदी दूं, जी, और रीडिंग बिटवीन द ये लाइंस बड़ी में लड़ाई है, करूंगा, और ये भी है रीडिंग बिटवीन द लाइंस अरविंद चतुर्वेदी जी मैं करूंगा। तो विकास सरस्वत जी, अजीत मंडोला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास जी इसका बताऊंगा, मतलब मुझे तो अरविंद चतुर्वेदी जी की बात से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है काफी अच्छी टक्कर दे रही है। पर क्या ये टक्कर, अजीत मंडोला जी, पिछली बार की जो सीट मार्जिन अगर बीजेपी ने फाइट करी थी वो 70,000, 50,000, 40,000, 60,000 इस मार्जिन से काफी ज्यादा सीटें जीती थी। तो क्या ये टक्कर सीट मार्जिन को कम कर रहा है या सच में सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में डाल रहा है? ये बहुत निर्धारित होगा, क्योंकि पिछली बार पूर्वांचल में बसपा का वोट काफी स्ट्रांग आया था। तो ये जो टक्कर है, क्या ये रिजल्ट परिवर्तित कर रही है या ये सीट मार्जिन को नैरो कर रही है? ये बहुत क्रिटिकल होगा। अजीत मंडोला जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, मेरा मानना है मार्जिन तो कम होगा, लेकिन इसमें दिलचस्प ये देखना होगा कि अगर समाजवादी पार्टी की वाकई लहर चल रही है, जैसे कि अब बाद में अंतिम चरण में जैसी चुनाव ने प्रवेश करा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जबरदस्त टक्कर लेते हुए दिखाई दिए। अगर वो वाकई समाजवादी पार्टी ये समझाने में सफल हो गई मतदाताओं को कि हम कुछ अलग करेंगे, अगर उनका मतदाताओं का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन में अंतर तो आएगा इस बार, नो डाउट। क्योंकि 2017 का चुनाव और इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि 2017 में एक जनता ने एक अलग तरीके का वोट करा था, और इस बार बहुत कंफ्यूजन है। कोई भी पत्रकार, किसी से भी अगर आप बात करेंगे, हर कोई ये कहता है बहुत जबरदस्त टक्कर है। पर इसमें टक्कर में मैं एक और पॉइंट कहना चाहता हूं, जिसपे मैं हेडलाइंस के बाद में अपने पैनलिस्ट को चाहता हूं डिबेट करें। क्या बसपा का कम होते हुए वोट का बीजेपी को फायदा हो रहा है, जिसको कई लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, या नहीं हो रहा है? आप सभी मेरे साथ बने रहे। पर इस वक्त देश में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या, जरा एक बार देख लेते हो, तुरंत मैं वापस आ रहा हूं अपने पैनलिस्ट के पास में। खबर के सह प्रायोजक